हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडमिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। हम पढ़ रहे हैं आज हमारा सेकंड चैप्टर साइंस का, जो कि है एसिड बेस एंड सॉल्ट। जनरली हमने इसके पहले देखे थे कि आपका जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला लेसन है, उसमें हमने हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, उसके बारे में हमने जाने थे। उनके कुछ रूल्स हमने पढ़े थे। हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं कि जो कंपाउंड्स हैं उनको किस तरीके से एसिड बेस और सॉल्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो जैसे कि देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं लेसन की। ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। देखो, आपके कंपाउंड जो है उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनको एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट, ऐसे 3 कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया गया है। अब एसिड, बेस और सॉल्ट ये समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जनरली हमारे जो कंपाउंड्स हैं वो आपने सुने होंगे प्रीवियस स्टैंडर्ड में कि वो हमने जैसा पढ़े थे कि उनकी टेस्ट सोअर होती है कुछ सब्सटेंसेस की। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे रहते हैं जिनकी टेस्ट बिटर रहती है, मीन्स कि उनकी जो टेस्ट है वो कड़वी रहती है। तो उस हिसाब से हमने अभी एसिड है वो कंपाउंड, बेस है या वो एक अलग फॉर्म है दैट इज अ सॉल्ट, ये हमको समझना पड़ता है। तो उसके लिए उनको टेस्ट करने के लिए कि वो सब्सटेंसेस एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, हम क्या करेंगे कि इंडिकेटर्स का यूज करेंगे। मतलब इंडिकेटर्स विच इज टेस्ट वेदर द सब्सटेंस आर एसिड और बेस। ओके, तो देखो हमको कौन से इंडिकेटर पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेटर्स क्या होते हैं वो समझ लेना पड़ेगा। देखते हैं, एन इंडिकेटर टेल्स अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज एन एसिड और बेस बाय चेंज इन इट्स कलर। मतलब कि क्या बोल रहा है इंडिकेटर? इंडिकेटर हमें बताता है कि वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग, जो सब्सटेंस हम टेस्ट कर रहे हैं, जिसका हम टेस्टिंग कर रहे हैं, वो एसिड है, बेस है। कब किस पर से बताता है वो? उसके कलर चेंज पर से। मतलब कि जो सब्सटेंसेस को हम, जिस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, किसी लिटमस को लो या फिर कोई मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर है या फिनोल्फथालीन इंडिकेटर है, तो ऐसे कोई इंडिकेटर में डालेंगे तो वो क्या बताएगा, उसमें कलर चेंज बताएगा। क्या बताएगा वो? कलर चेंज बताएगा। और उसी कलर चेंज के बेसिस पे हम ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि वो जो सब्सटेंस हमने लिए है फॉर टेस्टिंग वो एसिड है या बेस है। ओके, अब जनरली अगर हम बात करेंगे तो 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स हमें पढ़ना है नॉर्मली। पहला है लिटमस, दूसरा है मिथिल ऑरेंज और थर्ड वन है फिनोल्फथालीन, मिथिल ऑरेंज, लिटमस। लिटमस जो इंडिकेटर है, ये जो लिटमस इंडिकेटर है ये नेचुरल इंडिकेटर भी बोला जाता है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ लीचेन, एक थैलोफाइटा। थैलोफाइटा ये जो कैटेगरी है उसके बिलोंगिंग से वो रिप्रेजेंट करता है, उस डिवीजन से। थैलोफाइटा ये जो डिवीजन है आपके प्लांट का, उससे बिलोंग करता है लीचेन ये प्लांट। और उस लीचेन प्लांट से हम कौन सा इंडिकेटर बनाते हैं? लिटमस इंडिकेटर बनाते हैं, विच इज अ natural indicator, which is a natural indicator. So litmus is a natural indicator. synthetic indicator कौन से है? मिथिल ऑरेंज एंड फिनोल्फथालीन। क्यों इन्हें सिंथेटिक इंडिकेटर बोला गया है? बिकॉज कि उनको लेबोरेटरी में भी तैयार किया जा सकता है, मैनमेड है। ओके, उसको लेबोरेटरी में भी हम तैयार करते हैं। सो इट इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। देन आफ्टर, अब लिटमस इंडिकेटर में 2 प्रकार पाए जाते हैं। एक होता है ब्लू लिटमस, दूसरा होता है रेड लिटमस। एक होता है ब्लू लिटमस, दूसरा होता है रेड लिटमस। तो अब ये जो ब्लू लिटमस और रेड लिटमस है, इनमें क्या चेंजेस आएंगे? जब हम कोई कंपाउंड को या कोई सब्सटेंस को चेक करेंगे वेदर इट इज एसिड और बेस, तो वो लिटमस किस प्रकार से चेंजेस शो करेगा, उसके ऊपर से हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पर्टिकुलर चेंजेस आएंगे लिटमस के इंडिकेटर में। देखो, लिटमस इंडिकेटर में जब ब्लू लिटमस रेड में टर्न हो जाता है, व्हाट आई एम सेइंग, जब ब्लू लिटमस रेड लिटमस में टर्न हो जाएगा, रेड लिटमस
उसमें कलर चेंज हो जाएगा उसका, तो वो जो सब्सटेंस आप टेस्ट कर रहे हैं वो रहेगा एसिड। वो सब्सटेंस क्या रहेगा? एसिड। वो एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करेंगे। मतलब कि अगर ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड, द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड, तो उससे हम क्या कहेंगे? एसिड। जनरली जो लिटमस है वो हम पेपर के भी फॉर्म में आपको देखने मिल जाता है, लिटमस पेपर के फॉर्म में, और सॉल्यूशन के भी फॉर्म में हम उसको यूज कर सकते हैं। देन आफ्टर रेड लिटमस अगर ब्लू में चेंज होता है, अगर रेड लिटमस ब्लू में चेंज होता है तो वो रहेगा बेस। मींस याद कैसे रखेंगे? इफ ब्लू लिटमस कलर चेंजेस टू रेड देन इट इज सेड टू बी एन एसिड, एंड इफ रेड लिटमस कलर चेंजेस टू ब्लू देन इट इज सेड टू बी अ बेस। वो क्या रहेगा? एक बेस रहेगा। बेसिक प्रॉपर्टीज को शो करेगा ए सब्सटेंस, और अगर ब्लू टू रेड रहा तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। कॉन्सेप्ट इजी है, समझ में भी आ रहा होगा आपको। अब बढ़ते हैं आगे। सेकंड आपको बोला गया है मिथिल ऑरेंज। सेकंड हमने कौन सा लिखा है? मिथिल ऑरेंज। मिथिल ऑरेंज जो है वो सिंथेटिक इंडिकेटर है। सो देखो मिथिल ऑरेंज का क्या होता है, जब हम कोई सब्सटेंस को टेस्ट करते हैं, मतलब कि पर्टिकुलर अगर कोई सब्सटेंस का सॉल्यूशन हम मिथिल ऑरेंज में मिक्स कर देंगे तो वहां पर मिथिल ऑरेंज ये जो इंडिकेटर है इसमें कुछ चेंजेस आएंगे जो कि रहेंगे मिथिल ऑरेंज कन्वर्टेड इनटू रेड। देखो ये जो आप पढ़ रहे हैं ना अभी इंडिकेटर के बारे में, ये आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी आपने ध्यान में दिए हो। हम यहाँ पर इसको रिवाइज भी कर ले रहे हैं और साथ ही साथ में समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। ओके, मिथिल ऑरेंज चेंजेस टू रेड। जब मिथिल ऑरेंज रेड कलर में चेंज हो जाएगा, उसका कलर चेंज रेड आ जाएगा, तो वो जो सब्सटेंस या फिर वो जो सॉल्यूशन रहेगा वो कंपाउंड रहेगा। वो कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? इट इज एन एसिड। वो क्या रहेगा? एसिड। और अगर मिथिल ऑरेंज का कलर येलो हो जाता है तो वहां पर वो क्या रहेगा? बेस। वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा? बेसिक प्रॉपर्टीज, अल्कलाइन भी बोला जाता है उसे। वो प्रॉपर्टीज को वो क्या करेगा? शो करेगा, वो जो सब्सटेंस है वो। आफ्टर दैट तीसरा जो इंडिकेटर है वो है हमें समझना फिनोल्फ्थैलीन के बारे में। फिनोल्फ्थैलीन इंडिकेटर क्या बताता है? तो देखो फिनोल्फ्थैलीन इज अ कलरलेस। जनरली फिनोल्फ्थैलीन जो इंडिकेटर है वो पहले से ही कलरलेस रहता है। फिनोल्फ्थैलीन ये जो इंडिकेटर है ये पहले से ही कलरलेस रहता है। तो जब हम कोई सॉल्यूशन को बोलो या कोई सब्सटेंस को बोलो या फिर कोई कंपाउंड को फिनोल्फ्थैलीन इंडिकेटर में मिक्स कर डालते हैं तो वहां पर कलर चेंज हुआ ही नहीं उसका। मतलब कि फिनोल्फ्थैलीन ये इंडिकेटर अगर अपना कलर चेंज नहीं करता है, मतलब कि कलरलेस है वो पहले से, और जब हम उसमें कोई अलग सब्सटेंस या फिर अलग सॉल्यूशन अगर मिक्स करते हैं तब भी उसका कलर चेंज नहीं होता है, मतलब इट रिमेन्स कलरलेस। वो क्या रहेगा? कलरलेस ही रहेगा। तो वैसे सब्सटेंस क्या रहेंगे? एसिड रहेंगे। वैसे सब्सटेंस जिसमें हमने फिनोल्फ्थैलीन इंडिकेटर मिक्स किया वो क्या रहेगा? एसिड रहेगा। और अगर कोई सब्सटेंस अगर हम मिक्स करते हैं फिनोल्फ्थैलीन इंडिकेटर में और वो अगर कलरलेस से लेके तो क्या बन जाता है? पिंक। कौन सा कलर शो करेगा? वो पिंक कलर चेंजेस में हो, पिंक कलर के इसमें चेंज हो जाएगा वो कोई सब्सटेंस, तो वो रहेगा फिर उसका बेस। वो क्या रहेगा? बेस। बेस मीन्स जिसमें बेसिक प्रॉपर्टीज है। मैथमेटिकल बेस का वर्ड हम यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, बेसिक प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट। ठीक है, हाँ, तो ये रहेंगे आपके बेस। अब आते हैं एसिड के ऊपर में। अब प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा अर्ली डिस्कस कर लेते हैं, एसिड और बेसिस की। तो शुरुआत करते हैं हम एसिड्स के साथ में। देखते हैं एसिड हैविंग सोअर टेस्ट। एसिड की जो टेस्ट होती है वो थोड़ी सी कैसी होती है? सोअर होती है। अब सोअर ये जो वर्ड है ये आपको पता ही है अच्छे से, सोअर टेस्ट कैसी होती है। तो उसके बाद में खट्टी सी होना थोड़ी सी। उसके बाद में एसिड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड में क्या होगा? कलर चेंज होगा ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस टू रेड। उसके बाद में द एसिड प्रेजेंट इन द प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एसिड। जो एनिमल्स या फिर प्लांट मटेरियल में जो एसिड पाया जाता है उनको कौन सा एसिड कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। जो एसिड प्लांट मटेरियल या फिर एनिमल्स में
एग्जाम्पल रहेंगे उसके एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, और भी है फॉर्मिक एसिड, है ना। फॉर्मिक एसिड भी है जो कि एंट में वगैरह पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम आएंगे फोर्थ पॉइंट पे उसके, ऑर्गेनिक एसिड आर नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक सब्सटेंसेस कंटेनिंग नेचुरली ऑकरिंग एसिड। जो ऑर्गेनिक एसिड्स है ये वीक एसिड्स भी होते हैं। वीक एसिड का मीनिंग इसको हम ड्रिंक या फिर ईट कर सकते हैं थ्रू द फ्रूट बोलो या थ्रू द वाटर या थ्रू द जूस, हम उनको क्या कर सकते हैं, ईट या फिर ड्रिंक कर सकते हैं, बिकॉज कि वो नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उनमें, जो हमारे बॉडी के लिए, हमारे सेहत के लिए उतने हार्मफुल नहीं रहते, हमको कोई भी किसी भी प्रकार का डैमेज वो नहीं पहुंचाते हैं। उन्हें कौन सा एसिड्स कहेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। उन्हें कौन सा एसिड्स कहेंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स। देन आफ्टर आते हैं हम मिनरल एसिड पे। अब मिनरल एसिड मीन्स क्या होता है, द एसिड्स विच आर प्रेजेंट और विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ। द मिनरल्स ऑफ द अर्थ मतलब ऐसे एसिड जो कि प्रिपेयर किए जाते हैं किससे, अर्थ में पाए जाने वाले मिनरल्स के साथ में। अब मिनरल्स की बात करेंगे तो एलिमेंट्स वहां पर आ जाएंगे, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, है ना, ये मिनरल्स आ जाएंगे उसमें। ओके, तो देखो यहाँ एसिड आर प्रेजेंट फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, आर प्रेजेंट बोल दिया मैंने, सॉरी, प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज मिनरल एसिड। मतलब ऐसे एसिड जो प्रिपेयर्ड किए जाते हैं by the minerals of the earth, from the minerals of the earth is called as mineral acid। उन एसिड्स को कौन सा एसिड कहा जाएगा, मिनरल एसिड। अब मिनरल एसिड के अगर हम एग्जांपल्स की बात करेंगे तो आपको देखने मिलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम डिनोट करते हैं HCl से। उसके बाद में हमें पता रहेगा, उस पर और बात करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम डिनोट करते हैं H2SO4 के साथ में। फिर और एक एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखे है नाइट्रिक एसिड का, जिसको हम डिनोट करेंगे HNO3। अब ये तीनों में भी आपको कौन सा ऐसा टर्म है जो कॉमन दिख रहा है, कौन सा एलिमेंट आपको कॉमन दिख रहा है, दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस वो कॉमन दिख रहे हैं। तो हमको एक चीज़ और हम आगे में भी पढ़ेंगे लेसन में, जब पढ़ेंगे आगे, लेकिन हमको याद रखना है कि जहाँ पर हाइड्रोजन प्लस आयंस प्रेजेंट होते हैं जिन सब्सटेंस के केमिकल फॉर्मूला में, जनरली उनको एसिड्स कहा जाता है। याद में रखना है अभी के लिए, हम डीप में उसको और आगे में लेसन में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो इनको कहा जाएगा मिनरल एसिड, जो कि किससे बनते हैं, फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, जिसको कहेंगे हम मिनरल एसिड। उसके एग्जांपल हमने समझे। आफ्टर दैट क्या बोला गया है, कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड आर वेरी डेंजरस। अब यहाँ पर हमने बोल तो दिए कि कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड्स आर वेरी डेंजरस, बट ये कॉन्सेंट्रेटेड ये वर्ड का मीनिंग क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड ये वर्ड का मीनिंग क्या है। कॉन्सेंट्रेटेड रिलेट करेगा यहाँ पर उस एसिड के स्ट्रेंथ से, उसका कितना पोटेंशियल है, कितना हार्ड है वो, मतलब कितना उसका पोटेंशियल है। हाइड्रोजन के जो आयंस हम बोल रहे हैं वो हाइड्रोनियम आयंस कितने स्ट्रॉन्ग है, कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उसको हम कहेंगे उसका कॉन्सेंट्रेशन। और जहाँ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है एसिड का, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये जब अपने प्योर फॉर्म में होते हैं तब वो बहुत डेंजरस होते हैं हमारे बॉडी के लिए। यहाँ तक कि वो हमारे क्लोथ्स, हमारी जो बात करेंगे कपड़े वगैरह जो भी है उनको भी जला देते हैं। इवन योर हैंड विल बी बर्न आउट, वहाँ से तुम्हारा हाथ भी जल सकता है अगर उसके कॉन्टैक्ट में अगर तुम आ गए तो। अगर तुम हल्का सा भी उसके कॉन्टैक्ट में आते हो ना कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के, तो आपको ऐसी हल्की सी जलन भी महसूस होती होगी, अगर आपने कभी केमिस्ट्री लैब में जाके परफॉर्म किए होंगे एक्सपेरिमेंट। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, जो कि मिनरल एसिड है,
वो काफ़ी डेंजरस होते हैं। अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मिक्स कर देते हैं, अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मिक्स करेंगे तो वो जो एसिड बन जाएगा वो हो जाएगा डाइल्यूट। वो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाएगी। और जैसे ही उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई सो वो एसिड बन जाएगा डाइल्यूट एसिड। वो एसिड कैसा एसिड बन जाएगा? डाइल्यूट एसिड। कौन सा एसिड बन जाएगा? डाइल्यूट एसिड। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़े बेटा यहाँ पर जो एसिड्स के ऊपर में। उसके पहले हमने पढ़े कि टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, जहाँ पर हमें आगे चल के यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। पर पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एसिड और बेसिस के कॉमन प्रॉपर्टीज के ऊपर में, फिर उनकी रिएक्शंस कैसे होती है मेटल्स के साथ में। तो ऐसे एक एक करके हम कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं अभी फिर बेसिस के प्रॉपर्टीज के ऊपर में। अभी हमने पढ़े एसिड के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बेस जो है उनके प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो, बेसेस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हैव बिटर टेस्ट। बेसेस एक्चुअली क्या है? ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस है जिनकी टेस्ट क्या है? बिटर, कड़वी रहती थोड़ी सी उनकी टेस्ट। ओके, बेसिस चेंजेस द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू एज हमने पहले भी उसको देखी कि जब हम रेड लिटमस को ब्लू में टर्न होते हुए देखेंगे, इसका मतलब है कि वो जो सब्सटेंस या फिर वो जो कंपाउंड है वो क्या रहेगा? बेस रहेगा, बेसिक इन नेचर रहेगा। तो वही यहाँ पर बोला है बेसिस चेंजेस द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। अ बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस विच इज न्यूट्रलाइज एन एसिड। अब ये क्या बोल रहा है? देखो कि जो बेस की जो प्रॉपर्टीज होती है वो टोटली डिफरेंट होती है देन एसिड। एसिड और बेस टोटली क्या होती है? दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट। तो डिफरेंट और अपोजिट होने के कारण, अपोजिट प्रॉपर्टीज होने के कारण उसमें और एक चीज ऐड हो जाती है कि बेस क्या करेगा? एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। बेस क्या करेगा? एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा, मतलब उसको बराबर बैलेंस स्टेट में लाने का काम कौन करेगा? बेस। किसको? एसिड को। ऐसा है, उसका असर कम करने का काम कौन करेगा? बेस करेगा। द बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस विच ही कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड, जो कि न्यूट्रलाइज करता है एसिड को। देन आफ्टर हम आते हैं अगले पॉइंट पे, ऑल मेटल ऑक्साइड। अब ये मेटल ऑक्साइड एक्चुअली आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में और प्रॉपरली पढ़े हो मेटल ऑक्साइड के बारे में। आपको देखो जनरल फॉर्मूलाज वगैरह बताया गया था, RO2, RO3, RO, मतलब कि वहां पर जब ऑक्सीजन रिएक्ट होता है किसी मेटल के साथ में तो वहां पर क्या बन रहा था? मेटल ऑक्साइड बन रहा था। तो वही है जो ऑल मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड ऑल्सो। मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड आर द बेसिस। ये दोनों भी क्या रहते हैं? मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड बेस रहते हैं, बेसिक इन नेचर रहते हैं। लाइक Na2O मतलब सोडियम ऑक्साइड, Na2O सोडियम ऑक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaOH/2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी क्या है? बेसिक इन नेचर है। कैसे है ये? बेसिक इन नेचर है। उसके बाद में देन नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? द बेस विच इज सॉल्यूबल इन वाटर, अंडरलाइन द टर्म सॉल्यूबल इन वाटर। ये जो सिचुएशन है कि जहां पर बेस वाटर में सॉल्यूबल हो जाता कंप्लीटली, इज कॉल्ड एज एन अल्कलाई। उसको हम क्या पढ़ेंगे? अल्कलाई। मतलब कि जब कोई बेस वाटर में सॉल्यूबल हो जाता है तो उसको हम अल्कलाई भी बोलते हैं। उसके बाद में मतलब वो अल्कलाइन कंडीशन में चला जाता है। फिर सम कॉमन वाटर सॉल्यूबल बेस, मतलब कि सम कॉमन अल्कलाई जिसको हम बोल सकते हैं आर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH/2 मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सब क्या है, वाटर सोल्यूबल बेसिस है। क्या है ये, वाटर सोल्यूबल बेसिस। उसके बाद में बेसिस आर फील सोपी टू टच। इनको जब हम बेसिस को टच करते हैं तो वो हमको सोपी मतलब थोड़े से ऐसे फिसलते, स्लीपरी लगते हैं। आपके घर पे जो आप बाथिंग के लिए सोप यूज करते हो वो एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेस का। आपने उसको अगर टच करोगे तो वो बहुत सोपी रहता, मतलब स्लीपरी रहता। या फिर अगर आप वाटर में अगर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना हुआ जो आपका पाउडर है, निरमा पाउडर इसको हम कहते हैं जनरली, लाइक सर्फ एक्सेल वगैरह, इनको भी अगर आप वाटर में मिक्स करने के बाद में उसको टच करते हो तो वहाँ पर सोप फॉर्म होता है, बराबर है, झाग तैयार होता है, सोप फॉर्म होता है। तो वही है कि बेसिस की वहाँ पर प्रॉपर्टीज होती है जो कि है सोपी टू टच। क्या रहते हैं वो, सोपी टू टच। उसके बाद में अभी हम पढ़ेंगे फर्दर प्रॉपर्टीज, लाइक आपके पेज नंबर 19 के अकॉर्डिंग, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 19 के अकॉर्डिंग वहाँ पर टॉपिक है आपका हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद द मेटल्स। मतलब एसिड और बेसिस की मेटल्स के साथ में कैसे रिएक्शन होती है वो समझाने के लिए आपको एक एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी बड़ी ही सिंपल है। हमें क्या करना है, जिंक ग्रैन्यूल लेना है। पहले एपरेटस तो आपको दिख ही रहा किस प्रकार का वहाँ पर है, वहाँ पर लिया गया है स्टैंड, टेस्ट ट्यूब, देन आफ्टर वहाँ पर दिख रहा है आपको एक सोप का सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन है वहाँ पे। उसके बाद में आपको दिख रहा है एक बर्निंग ऑफ कैंडल वहाँ पर हमने लगाया है। कैंडल लगाने के साथ साथ जो सोप बबल्स है वो वहाँ से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ में भरते चले जा रहे हैं। वो डायग्राम में आपको दिख रहा है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में हमने हाइड्रोजन गैस जो है टेस्ट ट्यूब में हमने भरे हैं वहाँ पर जिंक के ग्रैन्यूल और सल्फ्यूरिक एसिड। क्या क्या भरे हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स और सल्फ्यूरिक एसिड। उस टेस्ट ट्यूब में हमें लेना है जिंक ग्रैन्यूल और सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या होगा, वहाँ पर होगा इनका रिएक्शन। तो वो रिएक्शन जब होगा तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होंगी इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। क्या इवॉल्व होंगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होंगी इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। फिर वो जो बबल्स हो गया वो जाएंगे थ्रू द डिलीवरी ट्यूब सोप सॉल्यूशन में। वहाँ से भी वो जो बबल्स है वो ऊपर ऐसे भरते चले जाएंगे हाइड्रोजन के साथ में। और जो कैंडल है जो बर्न हो रही है वो क्या करेंगी, हाइड्रोजन को बर्न करेगी विद अ पॉप साउंड, पीओपी पॉप। ऐसा एक पॉप साउंड के साथ में वहाँ पर क्या करेंगी, वो बर्न करेगी हाइड्रोजन गैस को। अब ये जो एक्टिविटी है ये आपको यही समझाने के लिए दिया है कि जब कोई एसिड अगर मेटल के साथ में रिएक्ट होता है तब भी हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। और अगर कोई बेस, यहाँ पर बेस क्या है आपका, सोप सॉल्यूशन। तो जो सोप सॉल्यूशन है उसमें भी जब हम मेटल के बेस को अगर मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पर भी क्या फॉर्म होगा, वहाँ पर भी तैयार होगा हाइड्रोजन गैस। तो वो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे एसिड के लिए, पहले हम पढ़ेंगे फॉर एसिड एंड वी विल डिस्कस देन आफ्टर बेस। उसके बाद में हम किसके लिए डिस्कस करेंगे, आपके बेस के लिए कि बेस में कैसे क्या रिएक्ट होगा अगर जिंक ग्रैन्यूल्स। ओके, देखते हैं। चलो अभी देखो, पहले व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल देन अ सॉल्ट, ध्यान देना एक बात है आपके लिए, अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म। जब एसिड किसी मेटल के साथ में रिएक्ट होते हैं तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेंगे। देन उसका अगर वर्ड इक्वेशन अगर हमें बनाना है तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, मेटल प्लस एसिड गिव्स, कैसे पढ़ेंगे उसको, मेटल when react with acid gives salt and hydrogen gas। अब हम लेते हैं एग्जांपल जो आपके एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट में क्या बोला है, मेटल वहां पर क्या दिया हुआ है, जिंक। मेटल क्या दिया हुआ है, जिंक। किसके साथ में रिएक्ट हो रहा है, एसिड के साथ में। एसिड क्या दिया हुआ है वहां पर, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड विच इज इन डाइल्यूट फॉर्म। कौन से फॉर्म में है वो, डाइल्यूट मतलब वाटर सोल्यूबल है वो। उसके बाद में अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन है
ये आपको देखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो जिंक मेटल है वो डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को और रिएक्ट हो जाएगा SO4 के साथ में। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके सल्फेट के साथ में, मतलब कि SO4 के साथ में कंबाइन हो जाएगा। तो आपको मिलेगा ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, जिसको हम कहेंगे जिंक सल्फेट। मतलब कि इट इज अ फॉर्म ऑफ सॉल्ट। जिंक सल्फेट इज अ फॉर्म ऑफ सॉल्ट। ओके, और क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस। और क्या मिल रहा है आपको, हाइड्रोजन गैस। इज इट क्लियर? ये हो गया आपका एसिड व्हेन रिएक्ट विथ मेटल इट गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। समझ में आ रहा है अभी ये? कोई डाउट इसमें? पक्का? हम यहाँ पर जिंक के जगह पे कोई दूसरा भी मेटल ले सकते हैं। लाइक हम लेते हैं अभी फेरस, आयरन अगर लेते हैं, Fe अगर लेते हैं हम, तो यहाँ पर भी Fe प्लस 2H2SO4, Fe प्लस H2SO4 gives FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसा साइन जो है वो गैस का साइन देते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी ये जो है ये एक सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा, ये FeSO4। समझ में आ रहा है? मतलब मेटल के साथ में जब कोई सल्फ्यूरिक एसिड बोलो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर रिएक्ट होता है तो वहां पर हमें मिलेगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या मिलेगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। और एक ले सकते हैं हम एग्जांपल, जो कि है सोडियम विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, Na प्लस HCl 2HCl 2Na देना पड़ेगा फिर, तो ये बन जाएगा NaCl 2NaCl प्लस H2 गैस इवॉल्व। ये गैस के फॉर्म में, ये सॉल्ट और ये एसिड आपका, और ये मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये देखो लास्ट में भी और मैंने एक और एग्जांपल कराया। जब मेटल आयन या फिर सोडियम मेटल रिएक्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो हमने दूसरा एसिड लिए। आपके जो एक्सपेरिमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने वो एसिड नहीं लिए, हमने दूसरा एसिड लिए, तो वो भी क्या फॉर्म करता है? वो भी फॉर्म करता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गया आपका एसिड के लिए। इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अब हम पढ़ेंगे व्हेन बेस रिएक्ट विथ मेटल। बाद में क्या बात करेंगे हम? व्हेन बेस रिएक्ट विथ मेटल। पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। तो अभी हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स। देखो, रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल के लिए भी आपके टेक्स्ट बुक में पहले आपको एक एक्टिविटी 2.4 करके दी हुई है। यहाँ पर क्या करना है? सेम फॉलो करना है स्टेप। किसके? जो एक्टिविटी 2.3 है उसी के। लेकिन यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि place a few piece of the granulated zinc metal in a test tube, add 2 ml of sodium hydroxide। क्या याद रखना है यहाँ पर हमें कि 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करना है। इट मीन्स कि हमें यहाँ पर बेस यूज करना है। हमने पहले वाले एक्टिविटी में क्या यूज करे थे? एसिड H2SO4 यूज करे थे ना। यहाँ पर हमें क्या यूज करना है? बेस, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, एंड वार्म द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। और उसको वार्म करना है। अब वार्म करना है मीन्स थोड़ा सा अपने को क्या करना पड़ेगा? वहाँ पर हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप एज द एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और हमें फिर से रिपीट करना है वही स्टेप जो हमने एक्टिविटी 2.3 में करे थे। एक्टिविटी 2.3 में जो स्टेप्स हमने करे थे उसी स्टेप को रिपीट करना है। और
देखने मिले उसी को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो वो जो ऑब्जर्वेशन थे वो कुछ इस प्रकार से देखी, व्हेन अ बेस रिएक्ट विथ मेटल, व्हाट आई एम सेइंग, जब बेस रिएक्ट होता है मेटल के साथ में, देन द मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म। क्या तैयार होता है? मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस तैयार होती है। कैसे देखो, व्हेन आपके एक्टिविटी वाली रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ जिंक ग्रैन्यूल्स, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ जिंक ग्रैन्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, क्योंकि हीट करने बोला है, वार्म द टेस्ट ट्यूब बोला था वर्ड। हाँ, तो वार्म द टेस्ट ट्यूब का मीनिंग क्या है कि वहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। जिंक ग्रैन्यूल क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ हीट Na2ZnO2, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, जिसको हम सॉल्ट, मेटल सॉल्ट भी बोलते हैं। खाने का सॉल्ट नहीं है, मेटल सॉल्ट इसको कहते हैं। क्या कहेंगे? मेटल सॉल्ट। Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, दैट इज अ मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। समझ में आ रहा है? एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर ये रिएक्शन कैसे हुई? फिर से ये जो Na के जो 2 मॉलिक्यूल है, ये जो O है वो भी NaO मीन्स की ऐसे, ये जो इतना पार्ट है आपका, ये NaO और ये जिंक दोनों कंबाइन हो गए, और ये जो हाइड्रोजन है ये बाहर निकल के बन गया अपना H2 गैस। ऐसा उसका मीनिंग है। ठीक है, तो Na2ZnO2 सॉरी Na2ZnO2 मतलब कि सोडियम जिंकेट, जिसको हम क्या करेंगे? मेटल सॉल्ट। और दूसरा क्या प्रोडक्ट बन रहा हमारा? हाइड्रोजन गैस, जो कि ये रिएक्शन बोल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो आपको समझ गया कि ये डिस्प्लेस होके बराबर से वहाँ पर सॉल्ट बन गया। लेकिन यहाँ पर आपको नोट करने वाली बात क्या है कि इन द अबव रिएक्शन मेटल इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ नेगेटिव आयन। अभी तक क्या आपने सुने थे जनरली मेटल्स आर ऑलवेज टू बी पॉजिटिव आयंस। मेटल्स के हमेशा क्या रहते हैं? पॉजिटिव आयंस रहते हैं, बिकॉज दे आर डोनेटिंग देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पर क्या फॉर्म होंगे? मेटल के नेगेटिव आयंस फॉर्म होंगे। क्या फॉर्म होंगे? नेगेटिव आयन फॉर्म होंगे, बिकॉज कि उसके साथ में O2 मतलब कि ऑक्सीजन, जिसके ऊपर में नेगेटिव आयंस रहते हैं, वो चार्ज, वो ऑक्सीजन उसके साथ में कंबाइंड है। मतलब जो जिंकेट वहां पर बना है, जो जिंकेट मेटल के साथ में बना है, उसमें कौन सा पार्ट है? वो नेगेटिव पार्ट है, मतलब अनायन है। ओके, नेगेटिव पार्ट है मतलब वो क्या है? अनायन है। तो वो आपको ध्यान में रखना है। और सेकंड थिंग इज दैट ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्म द हाइड्रोजन एंड सॉल्ट। हमेशा सभी मेटल्स रिएक्ट नहीं होंगे बेस के साथ में टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड सॉल्ट। सभी मेटल्स रिएक्ट होंगे क्या? नहीं होंगे टू फॉर्म मेटल एंड सॉल्ट, सॉरी हाइड्रोजन एंड सॉल्ट। ओके, तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम बढ़ेंगे अपने नए टॉपिक की ओर, जो कि है हाउ डू द मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब मेटल कार्बोनेट क्या है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, वो मैंने आपको प्रॉपर्टीज में लिखाया था। तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ में, वो हमें देखना है। स्क्रीनशॉट ले लो इतने पार्ट का सभी बच्चे। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि क्या बोल रहा है? रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इन विथ एसिड। जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन होता है किसके साथ में? एसिड्स के साथ में, तो क्या होता है? तो जनरली देखो, जब मेटल कार्बोनेट लाइक कैल्शियम कार्बोनेट जो कि CaCO3, उसके बाद में बात करेंगे हम CaHCO3 कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जहाँ पर कैल्शियम एक मेटल है। तो जो मेटल कार्बोनेट है वो जब अगर एसिड्स के साथ में रिएक्ट होते हैं तो वहाँ पर तैयार होगा सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
क्या तैयार होंगे वहाँ पर दोनों केसेस में? सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसको और अच्छे से समझने के लिए आपको टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, तो हम उसकी शॉर्ट में प्रोसीजर पढ़ लेते हैं और फिर उसमें जो रिएक्शन कैरीड आउट हुई वो रिएक्शन को हम बोर्ड पर समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं अपनी एक्टिविटी 2.5। देखो 2.5 एक्टिविटी के लिए अब मैंने डायग्राम नहीं बनाया हूँ, लेकिन आपको रेफर करना है आपके टेक्स्ट बुक से। हमें लेना है 2 टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, ऐसे 2 टेस्ट ट्यूब लेना है हमें, जिनको लेबल कर देना है एज अ टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। देन हमें लेना है वहाँ पर 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब 1। सोडियम कार्बोनेट हमें लेना है, ऐसा लिखेंगे टेस्ट ट्यूब ए कंटेन्स, टेस्ट ट्यूब में क्या लेंगे? सोडियम कार्बोनेट, कितना? 0.5 ग्राम। सोडियम कार्बोनेट को लिखना है तो Na2CO3। ओके, सोडियम कार्बोनेट 0.5 ग्राम और अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब बी। एंड इन टेस्ट ट्यूब बी, दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में आपको लेना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। व्हाट आई एम सेइंग? हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो भी कितना लेना है? 0.5 ग्राम, जिसको हम डिनोट करते हैं NaHCO3 के साथ में, NaHCO3 के साथ में। अब हमको क्या करना है? दोनों टेस्ट ट्यूब में, लाइक टेस्ट ट्यूब 1 और टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी, दोनों टेस्ट ट्यूब में हमें 2 ml HCl दैट इज एसिड ऐड करना है वहाँ पर। ऐड अबाउट 2 ml डाइल्यूट HCl, बी रिमेंबर डाइल्यूट ही ऐड कर रहा है, मतलब वाटर सोल्यूबल, वाटर मिक्स है उसमें। डाइल्यूट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब, मतलब टेस्ट ट्यूब 1 में हम ऐड करेंगे 2 ml HCl और टेस्ट ट्यूब 2 में भी ऐड करेंगे 2 ml HCl। समझ में आ रहा है? अब व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमें क्या देखने मिलेगा, क्या हमारे ऑब्जर्वेशंस रहेंगे? पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच केस थ्रू द लाइट वाटर। अब ये नेक्स्ट प्रोसेस हो गई कि जब हमें इन 2 टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्शन मिलेगी, यहाँ पर जो गैस प्रोड्यूस होगी, लाइक वहाँ पर मैंने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होने वाली है। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी तो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमें क्या करना है? लाइम वाटर के, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ में उसको पास करना है और वहाँ पर भी अपने ऑब्जर्वेशन देखना है। तो शुरुआत करते हैं हम अपने ऑब्जर्वेशन की। देखो हमने क्या करे, सबसे पहले पोजीशन में ये जो है ये मैंने वर्ड में लिख दिया कि जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ में रिएक्ट होंगे तो हमें मिलेगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। उसके बाद में मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ में रिएक्ट होंगे तब हमें मिलेगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। तो हम अभी पहले रिएक्शन पर आते हैं, मतलब टेस्ट ट्यूब 1 में होने वाली रिएक्शन, मतलब कि सॉरी टेस्ट ट्यूब 1 बोला मैंने, टेस्ट ट्यूब ए में होने वाली रिएक्शन। ओके, क्या हो रही है टेस्ट ट्यूब ए की रिएक्शन? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl प्लस 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl, ये डाइल्यूट है HCl, गिव्स क्या देगा हमें? सॉल्ट। अब सॉल्ट फॉर्म होगा तो सॉल्ट कौन सा होगा? यहाँ पर देखो Na के साथ में ऐड हो जाएगा Cl। क्या बोल रहा हूँ मैं? Na के साथ में कंबाइन हो जाएगा Cl, तो हमें मिलेगा 2NaCl। क्या मिलेगा पहले? 2NaCl। समझ में आ रहा है? उसके बाद में हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि CO3 में से एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो CO2 गैस प्लस क्या मिलेगा? यहाँ पर 2 वाटर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, यहाँ पर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कंबाइन होकर बनेंगे H2O विच इज इन अ लिक्विड फॉर्म। ये ऐसी होगी उसकी रिएक्शन। ओके, यहाँ से क्या निकलेगा? CO3 में से निकलेगा आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस
इसके आपको ब्रिस्क इफरवेंसेस मिलेंगे। अब ये ब्रिस्क इफरवेंसेस मींस व्हाट, बबल्स के फॉर्म में जो कि काफी रैपिडली कुछ ही सेकंड के लिए आपको दिखते हैं, फट से वो क्या हो जाते हैं, एस्केप, गायब हो जाते हैं। ऐसे इफरवेंसेस बबल्स छोटे छोटे गैस के वो मिलेगा। और जो एक ऑक्सीजन जो यहाँ पर बच रहा वो रिएक्ट हो जाएगा 2 हाइड्रोजन के साथ में। समझ में आ रहा, जो एक ऑक्सीजन यहाँ पर बच रहा है CO3 में से वो रिएक्ट हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ में। समझ में आ रहा है, तो वो बनाएगा H2O। समझ में आ गया। फिर हम मुड़ते हैं अपने अगली रिएक्शन की ओर जो कि हो रही है टेस्ट ट्यूब 2 में, मतलब कि टेस्ट ट्यूब नंबर B में। देखते हैं, यहाँ पर है ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जो कि रिएक्ट हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। फिर से बनेगा सॉल्ट, सॉल्ट बनेगा मतलब Na और Cl, NaCl, ये रहेगा एक्वियस, प्लस दूसरा क्या बन रहा बोले हमने, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब देखो ये जो CO3 है इसमें से निकलेगा CO2 प्लस ऑक्सीजन। ऐसा मैं आपको समझाने के लिए ऐसा अलग अलग लिख रहा हूँ, जनरली ये ऑक्सीजन सिंगल स्टेट में नहीं रहेगा। हाँ, ऑक्सीजन CO2, तो हम लिख देंगे फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस, अब देखो यहाँ का H और यहाँ का H, 2H और यहाँ का एक O, मतलब 2H2O, क्या बन रहा है H2O। तीसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा H2O विच इज इन अ लिक्विड फॉर्म। तो ये बन गया सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर। सेकंड वाले टेस्ट ट्यूब में भी सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसका मतलब ये है कि जब हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट के साथ में एसिड रिएक्ट होगा तो हमें कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब क्या बोला है आपको कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो लास्ट पॉइंट है वो आपके एक्टिविटी का क्या बोल रहा है, वो पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच केस थ्रू द लाइम वाटर। किसके थ्रू हमको पास करना है उस गैस को, थ्रू द लाइम वाटर, मतलब CaOH/2 उसका फॉर्मूला है लाइम वाटर। करेंगे, देखो ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू द लाइम वाटर। जब हम उसको पास कर दे रहे हैं तो मैं ये इतना पार्ट मिटा देता हूँ। जब हम उसको पास कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में Ca क्या हो रहा है, कंबाइन। तो यहाँ पर ये जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है वहां से एक और ये 2, मतलब ये बन जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे, ये CO2 कंप्लीट और यहाँ का ये जो O2 के 2 है ना, तो ये उसमें का एक, ये जो O2 है यहाँ के 2 मॉलिक्यूल्स है, 2 एटम्स है ऑक्सीजन के, तो वहां से एक एटम हो जाएगा यहाँ पर ज्वाइंट और एक कैल्शियम भी निकलेगा बाहर। समझे क्या, मतलब हमको अगर लिखना है तो ऐसा लिखेंगे अपन Ca+O यहाँ से और यहाँ से CO2 कंप्लीट, ये हो जाएंगे बनके CaCO3। क्या बनेंगे, CaCO3। और दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, अब एक तो ऑक्सीजन निकल गया, मतलब एक बचा और 2 हाइड्रोजन बचे, तो यहाँ पर बनेगा फिर से वाटर, दैट इज इन अ लिक्विड फॉर्म। तो ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन गया वो, कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आ रहा है। उसके बाद में ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म में रहेगा। कौन से प्रेसिपिटेट फॉर्म में रहेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। और जब उसी कैल्शियम कार्बोनेट में से हम फिर से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ऐड कर देते हैं, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड
डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में हम कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट करते हैं तो हमें फिर से क्या मिलेगा, हमें फिर से मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हमें फिर से क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब कि सेकंड फेज में क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट जो आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला इसको हम रिएक्ट करेंगे इसके साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में और साथ ही साथ में वाटर के साथ में। तो हमें फिर से कौन सा प्रोडक्ट मिल जाएगा, CaHCO3/2 पूरा मिक्स हो जाएगा। देखो CaCO3, ये जो CO2 है ये CO के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर 5, तो ये बन गए CO के 5 6, मतलब कि एक C यहाँ पर है, ये समझ में आ रहा है, H2O और CO2, तो ये बन जाएगा HCO3/2। हाँ समझ में आ रहा है, ये आपको मिलेगा यहाँ पर। मतलब जब कैल्शियम कार्बोनेट में हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे और साथ ही साथ में वाटर भी पास कर देंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ में आ रहा। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका आपको यूज दिया हुआ है, कहाँ कहाँ यूज होता है, लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, इन सब ये जो डिफरेंट जो फॉर्म है ये सब किसके हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब इसके ध्यान में रखना पड़ेगा प्रॉपर्टीज, हो सकता है कि पूछ लेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म कौन से हैं, लाइक लाइमस्टोन, उसके बाद में चॉक और जो मार्बल्स है ये सब डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से है। तो ये पूरे रिएक्शन पर से हमें ये पता चला कि when the acid is react with metal hydrogen carbonate and metal carbonate, then it gives salt, water and carbon dioxide gas, and on going carbon dioxide gas through the calcium carbonate और लाइम वाटर, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट बोल दिया मैंने, जब वो लाइम वाटर में से पास करेंगे हम कैल्शियम अपना कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम लाइम वाटर में से पास करेंगे तो वहाँ पर हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट के डिफरेंट फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर हमें देखने मिलेगा लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल, ये जो पार्ट है ये सब किससे बने वाला है, ये सब है, इन सब में कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म पाया जाता है। ठीक है, तो अभी आपको इतने पूरे पार्ट का पूरा स्क्रीनशॉट लेना है। आज में इस क्लास में हमने जितने भी पॉइंट कवर किए अबाउट एसिड एंड बेस, इंडिकेटर्स, और फिर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने पढ़े एसिड और बेस की मेटल के साथ में, और अभी हमने पढ़े एसिड की मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में। फर्दर जब हम पढ़ेंगे अगले क्लासेस में तो और भी रिएक्शंस आएंगी, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कब कौन सी रिएक्शन रिएक्ट होती है और कैसे फॉर्म होता है। बैलेंसिंग आपको प्रॉपरली करना पड़ेगा। आप देख पा रहे होंगे कि बैलेंसिंग प्रॉपर होना चाहिए आपका। ओके, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर में ध्यान दें, थोड़ा सा ये सारी चीज़ों के ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है अभी सभी को? चलो तो फिर अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, जो कि रहेगा आपका हाउ द एसिड एंड बेसेस आर रिएक्ट विद ईच अदर। जब एसिड और बेसेस एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं तो कैसे रिएक्ट होते हैं। ओके, सो वी आर नाउ क्लोज्ड हियर, मिलेंगे अगले क्लास में।